हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहां पर अपने पॉलिटी का जो तीसरा लेक्चर है, आज हम लोग वो करने वाले हैं। ये जो हमारा आज हमारा चैप्टर है पॉलिटी का, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज कैसे इंडिया का पार्ट बने हैं या कैसे वो इंडिया का पार्ट बनते हैं आगे, वो सब चीज़ें ना हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अभी इस लेक्चर में ना हम लोग जो चार आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ये बेसिकली ना चारों आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा चीज मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोशिश हर लेक्चर में यही रहेगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैं वहीं पर उन सब चीजों को एक बार में कवर करता चलूं। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, तो हमारा उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज ऑल अबाउट द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसका जो पहला क्लॉज है वो ये कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो आर्टिकल 1 है हमारा, वो ये कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर मैं बस एक छोटी सी चीज बता दूं कि आखिर क्यों ये दोनों वर्ड यूज किया गया है, इंडिया एंड भारत। बेसिकली हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिस्कशन चल रहा था, जिसमें ये एक बहस हुई थी कि क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नाम इंडिया लिखेंगे या भारत लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वहां पर हर तरह के लोग थे, इंडिया से भी या जो अपने साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहां के भी मेंबर्स थे, हर जगह के मेंबर्स थे। तो सिर्फ भारत लिखना मतलब हम लोग बेसिकली एक हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। जब हम लोग इंडिया लिख रहे हैं तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ, चूंकि जो लोग साउथ इंडियन थे, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोग इंडिया वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जो बेसिकली हिंदी स्पीकिंग मेंबर्स थे, उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोग भारत वर्ड यूज करेंगे। तो इसी पे एक डिबेट हुई और फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, तो फिर ठीक है, दोनों यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां से ये हुआ इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक मैंने बता दिया भारत का। दूसरा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या चक्कर है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर से एक बहस होती है कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर्स का, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बेसिकली फेडरल नेचर का है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार बता दूं कि फेडरल या फेडरेशन का क्या मतलब है। जब फेडरेशन जब हम लोग कहते हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, वो सब एक तरीके का एक एग्रीमेंट करते हैं साथ आने के लिए, तब हम लोग कहते हैं फेडरेशन। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया है कि हाँ हम लोग मतलब साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चूंकि इंडिया जो एज अ नेशन है वो किसी एग्रीमेंट के रिजल्ट से नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर नाम दिया गया था यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें दूसरा है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या होगा, जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारी किसमें होंगी, फर्स्ट शेड्यूल में। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो आर्टिकल 1 है, जो हमारा आर्टिकल 1 है, उसमें टेरिटरी कहने का क्या मतलब है। यहां ये वर्ड यूज हुआ है टेरिटरीज। यहाँ पे टेरिटरीज कहने का क्या मतलब है, तो जब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना टेरिटरीज, इट मींस हम लोग स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं, यूटीज की भी बात कर रहे हैं, ये तो हर किसी को पता है दोनों। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दूसरी टेरिटरीज जो इंडिया एक्वायर कर सकता है, जो अभी इसने किया नहीं है, जो कर सकता है बाद में फ्यूचर में, वो भी इस टेरिटरी के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 2, दैट इज ऑल अबाउट द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब किस तरीके से जो नए स्टेट्स हैं वो इंडिया में आएंगे, या इंडिया में किस तरीके से नए स्टेट्स बन सकते हैं, उनका एडमिशन किस तरीके से होगा।
तो यहाँ एक चीज मैं बता दूं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली आर्टिकल 2 जो है ना, इट इज ऑल अबाउट उन एरियाज का जो इंडिया का पार्ट है ही नहीं अभी, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि वो सारी चीज, वो सारे रीजन जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, उनको एस्टेब्लिश करने का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो है आर्टिकल 2। लेकिन जब हम लोग अभी आगे देखेंगे आर्टिकल 3, मतलब विद इन द कंट्री अगर कोई चेंज करना है तो वो हमारा होगा आर्टिकल 3 में, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को जिस तरीके से अच्छा लगेगा, जो उनको सही लगेगा, उस तरीके से वो जो यूनियन में, इंडिया जो यूनियन है हमारा, उसमें नए स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2। जो आर्टिकल 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 3 है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो बेसिकली ये जो है, ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट है, ये याद रखना है, ये है हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट। लेकिन आर्टिकल 2 जो है वो है हमारा एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से जो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, जब हम लोग उसको इंडिया में स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो वहां आ जाएगा आर्टिकल 2। इंडिया में जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वहां पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल 3। ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहां पर 5 चीजें हैं, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, वो अभी अपने को देखना है। यहां ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और by uniting any territory to a part of any state। इसका मतलब ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो सपोज कोई 2 स्टेट है, ठीक है, इनको मर्ज करके तीसरा स्टेट वो बना दे अगर चाहे तो। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्टेट 1 है, इसको 2 पार्ट में, अगर उनको अगर ऐसा कोई जरूरत हुआ डिवाइड करना है तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकती है, मतलब यूनाइट भी कर सकती है, डिवाइड भी कर सकती है। वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, पार्लियामेंट पे। दूसरा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है या एरिया को डिक्रीज कर सकती है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकती है या उसके नेम को चेंज कर सकती है। ये सब कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। अगर स्टेट को सपोज अगर खुद ऐसा हुआ, सपोज कोई स्टेट अगर है, सपोज अगर यूपी है, अगर यूपी की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कभी खुद से नाम चेंज कर सकती है, कभी नहीं। वो कौन करेगा, हमेशा पार्लियामेंट करेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें पार्लियामेंट के हाथों में है, ना कि स्टेट्स के हाथों में है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज कि मतलब किस तरीके से इनिशिएट कैसे होगा ये। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है, जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इस पर्टिकुलर स्टेट का नाम चेंज कर दे। तो उसका जो प्रोसीजर है अभी मैं वो इन शॉर्ट बताने वाला हूं। बेसिकली क्या होता है कि 2 तरीके से वो स्टार्ट हो सकता है। या तो जो स्टेट असेंबली है वो जो सेंटर है उससे रिक्वेस्ट करे, जो पार्लियामेंट है वो उससे रिक्वेस्ट कर सकती है कि हाँ हम लोग जो है वो नाम चेंज करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद वो फर्दर प्रोसीजर उसका जो होता है, या फिर पार्लियामेंट खुद से भी चाहेगी अगर नाम चेंज करना तो वो भी कर सकती है। इसके लिए हमेशा जो बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब यहां पे देखो क्या होता है कि सपोज पार्लियामेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले किसके पास भेजा, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जो पार्लियामेंट है उसने किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे ना, इस बिल को, ये जो बिल था जो इस स्टेट से रिलेटेड है, इसको वो कहां भेजेंगे, स्टेट के पास, ठीक है।
कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन आया है, आपको बताइए क्या कहना है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, अगर स्टेट ने सपोज मना कर दिया कि नहीं मुझे नाम चेंज नहीं करवाना है, या स्टेट असेंबली कह रही कि नहीं इस स्टेट का नेम जो है वो सही है, चेंज नहीं करवाना है, तो इसके बाद भी पार्लियामेंट अगर चाहे या इसके बाद भी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो करवा सकते हैं नेम चेंज। वहां पर इनकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, इनके पास भेजा जाता है, स्टेट के पास भेजा जाता है जरूर, लेकिन इनकी वहां पे कोई मर्जी नहीं चलती है। ठीक है, उस चीज को ये प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर भी सकते हैं। सपोज इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चेंज कर दीजिए, तो फिर वो जो प्रोसेस है पार्लियामेंट्री प्रोसेस वो चलेगा। अगर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे या जो स्टेट है उसको नाम चेंज नहीं करना है, फिर भी अगर पार्लियामेंट चाह रही है ना, या फिर भी अगर प्रेसिडेंट अगर चाह रहे हैं कि ये चीज फर्दर इनिशिएट हो जाए, तो वो हो जाएगा। बेसिकली ये है कि स्टेट की इसमें कोई मर्जी नहीं चलती है, बस ये चीज ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको नेम का एग्जांपल दिया है, इन सारे केसेस में, ये जो सारे केसेस दिख रहे हैं ना, इन सब केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर पढ़ना है अपने को कि नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट। तो यहां पर एक आता है कि जैसे स्टेट अगर पार्लियामेंट चाह रही है तो स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर दे रही है, बाउंड्री को डिमिनिश कर दे रही है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो क्या कभी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और योर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है? तो ये नहीं है। ये जो बेसिकली स्टेटमेंट यहाँ लिखा है ना, जो लोग खासकर सिविल सर्विसेज या दूसरे या तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है? तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी नहीं करता है कि इंडिया किसी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, या मतलब इनका अभी जैसे सपोज अगर एग्जांपल लो बिहार का, तो जरूरी नहीं है, ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इनका एरिया डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा चेंज किया जा सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? पार्लियामेंट पे। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टिबल हो सकते हैं, लेकिन यूनियन जो है वो हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? ये इन सब रीजन की वजह से, ये जो पांचों रीजन है ना, इनकी वजह से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें, वो है हमारा आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 जो है वो बेसिकली है, ये कहता है कि जो भी चेंजेस होंगे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, जो भी चेंजेस होंगे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहलाएगा। जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं, वैसे ये चीज मैं पॉलिटी में फिर अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट का, यहां पर ना बहुत इन शॉर्ट बता दूं। आर्टिकल 368 में दो तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, एक है जो हमारा होता है स्पेशल मेजोरिटी का, और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। मतलब जहां पर स्टेट्स मोर देन 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। लेकिन एक तीसरे तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, वो है सिंपल मेजोरिटी से, मतलब मोर देन 50% पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 368 वाला अमेंडमेंट नहीं होगा, ये सिंपल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट होगा। ठीक है, this means such laws can be passed by simple majority and by the ordinary legislative process। ठीक है, अब यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मैंने ये कहा कि इंडिया अगर सपोज किसी और कंट्री का एक पार्ट अगर ले रहा है, ठीक है, जैसे सपोज अगर लाहौर जो है वो इंडिया का अगर पार्ट हो रहा है, ठीक है, लाहौर अगर इंडिया का पार्ट हो रहा है, तो क्या इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 करने होगा? क्या नहीं करना होगा? क्यों? क्योंकि कोई और स्टेट जो है वो इंडिया का पार्ट हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इंडिया अपना पार्ट किसी और को दे देगा बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हुए? तो ऐसा नहीं है, ये याद रखना है अपने को। इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी है
वो सिर्फ दिया जा सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद ही, अंडर आर्टिकल 368। ये पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब किसी और कोई और टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट हो रहा है ना, तो उसमें 368 का अमेंडमेंट नहीं होगा, लेकिन इंडिया अगर अपना पार्ट किसी और को दे रहा है तो 368 का अमेंडमेंट करना होगा। दूसरा, जैसे अभी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, क्या होता है ऐसा, क्या इसमें इंडियन जो पार्लियामेंट है वो फिर इसमें क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकती है? तो बेसिकली ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में, इसके लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। तो ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट अगर इंडिया का किसी और कंट्री के साथ है तो ये कैसा एक्शन है, क्या ये कोई लेजिस्लेटिव एक्शन है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कोई जुडिशियरी एक्शन है, कैसा एक्शन है? तो बेसिकली वो हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 देख लिया हम लोगों ने, 2 देख लिया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे जो हमारा अगला आर्टिकल है, हम लोग आर्टिकल इसके बाद नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ क्या क्या हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हुआ ये था कि जब स्टेट्स जब ऑर्गेनाइज हो रहे थे, मैं इसके पहले एक चीज दिखाऊं, ये देखिए, ये बेसिकली ना 1950 का है। 1950 के समय इंडिया कुछ इस तरीके से पार्ट्स में बटा हुआ था, स्टेट्स इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, और इस तरीके से हमारा पूरा अरेंजमेंट था जो कंट्री है उसका। ठीक है, तो हुआ ये कि जब 1948 1950 उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट से ये एक तरीके से मांग उठने लगी कि इंडिया के जो स्टेट्स है इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली साउथ इंडिया से ये डिमांड आने लगा था कि इंडिया का जो यहाँ पर एक बार रीऑर्गेनाइजेशन जब स्टेट्स का हो तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो। ठीक है, तो काफी ज्यादा जब डिमांड उठने लगा तो 1948 में, जून 1948 में एक एसके धर कमेटी बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन थे एसके धर, नाम दिया गया धर कमेटी। तो बेसिकली ये जो कमेटी बनाई गई, तो इनका ये काम था, इनको ये कहा गया कि आप बताइए कि क्या इंडिया का जो डिवीजन है, इंडिया का जो स्टेट्स का डिवीजन है, हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर कर सकते हैं? इनसे ये पूछा गया। तो इन्होंने जो जून में इनको काम दिया गया, इन्होंने दिसंबर 1948 में अपना जवाब दिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इन्होंने मना कर दिया कि इंडिया को हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर डिवीजन करना भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार हम लोग डिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर से हेजिटेशन होने लगा कि नहीं, इन्होंने कैसे मना कर दिया, क्योंकि हर कोई चाहता था कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन हो। फिर उसके बाद फाइनली अगर आप देखो तो दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया और दिसंबर में ही एक जेवीपी कमेटी बनाई गई। बेसिकली ये है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिता भी सीतारामैया। तो इन्होंने मतलब एक खुद से कमेटी बनाई और फिर इन्होंने इनको भी काम जो था, इनको भी यही काम करना था, इनको भी देखना था कि क्या हम लोग इंडिया का डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पर कर सकते हैं। तो इन्होंने भी फिर से एक रिपोर्ट सबमिट किया अप्रैल 1949 में। इन्होंने खुद बोला कि इंडिया का डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है। मतलब जो बात धर कमीशन ने कही थी वही बात जेवीपी कमेटी ने कही। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कब का है, 1949 का। लेकिन उस समय 1949 के बाद, ऑलमोस्ट 1949 से लेकर के 1953 तक साउथ इंडिया में, खासकर जो उधर मद्रास स्टेट था, उधर काफी ज्यादा एजिटेशन होने लगा था, बहुत से हंगर स्ट्राइक्स होने लगे थे, काफी सारी चीजें होने लगी थी। उसमें एक शख्स थे जिनका नाम था श्री रामुलू करके उनका नाम था बेसिकली ऐसा। तो इनकी डेथ हो जाती है, 56 डेज के ऑलमोस्ट इनका हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, ये भूखे थे इतने दिनों तक।
तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो एजिटेशन था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनली गवर्नमेंट को पहली बार तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे मद्रास में, उनको अलग करके एक आंध्र प्रदेश नाम का या आंध्रा नाम से स्टेट बनाया गया। ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि भाई अभी तक तो आप कह रहे थे कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम नहीं बना सकते, फिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप यहाँ पर बना दिए? तो इन्होंने रीजन मतलब ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं, बट ये था कि हाँ एजिटेशन हुआ इसलिए बना दिए। फिर अगर एजिटेशन की वजह से हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर अगर एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं, तो फिर इंडिया के हर पार्ट में ऐसा ऐसा एजिटेशन होने लगेगा, हर पार्ट में लोग हंगामा करना शुरू कर देंगे। फिर क्या हम लोग उतने स्टेट्स बनाते चलेंगे? ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में अभी भी मतलब लाइक मोर देन 1600 डायलेक्ट्स हैं। ठीक है। मोर देन 19,000 मदर टंग यूज होते हैं हमारे इंडिया में। तो इसका मतलब क्या फिर 1600 स्टेट्स बना देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखो अक्टूबर में क्रिएशन ऑफ आंध्रा बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग फ्रॉम मद्रास। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर वो पहला कौन सा स्टेट था जो बनाया गया था, तो वो होगा हमारा आंध्रा। किसको सेपरेट करके? तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास से सेपरेट करके। तो उसके बाद फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फजल अली कमेटी, दिसंबर 53 में। अब यहां क्या हुआ कि दैट कमिटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट रिजेक्टेड द वन लैंग्वेज वन स्टेट कंडीशन। इन्होंने कहा कि हाँ आप लैंग्वेज के बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं। लैंग्वेज के साथ साथ हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद इसी कमेटी ने एक सजेशन दिया था, मैंने आपको यहां पर दिखाया था। जो 4 पार्ट थे ना, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो ये इस कमेटी के बनने के पहले ये पार्ट था ही। तो इस कमेटी ने, जो फजल अली कमेटी थी, उसने बताया कि ये जो 4 फोल्ड डिवीजन है ना, इसको हटाना पड़ेगा अपने को। इन्होंने ये रिकमेंड किया था। बेसिकली यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता दूं 4 फोल्ड डिवीजन क्या था। ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो 1-2 मिनट लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बता दूं ये 4 फोल्ड डिवीजन क्या था। बेसिकली जो पार्ट ए स्टेट है ना, ये गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। ये जो 9 स्टेट आपको दिख रहे हैं ना, ये गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे पार्ट ए, ब्रिटिश इंडिया के समय गवर्नर्स प्रोविंस। जो हमारा पार्ट बी था उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास लेजिस्लेचर था। जो पार्ट बी वाले जो ये 9 स्टेट्स है ना, ये वो सारे प्रिंसली स्टेट्स है जिनके पास लेजिस्लेचर हुआ करता था। जो पार्ट सी है वो बेसिकली चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के समय के, और इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी आते हैं। ठीक है। और जो पार्ट डी था उसमें सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को अकेला छोड़ दिया गया था। ठीक है। तो ये था हमारा 4 फोल्ड डिवीजन। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप इस चीज को हटा दीजिए, आप इस चीज को खत्म कर दीजिए। तो इनकी बात मानी गई और एज अ रिजल्ट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। कब? नवंबर 1, 1956 को। तो ये जो 14 स्टेट्स थे वो कौन कौन से हैं? ये वाले। ठीक है। और ये यहाँ पे 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये 1956, ये 1950, वो कहते हैं ना क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1950 में हमारा कैसा अरेंजमेंट है पूरे सिस्टम का, पूरे नेशन का, और 1956 में कितना अच्छा ये लग रहा है ना, बस 2 लाइन में पूरा नेशन खत्म, ऐसा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया, और ये रिकमेंडेशन किसका था? फजल अली कमेटी का। ठीक है। तो यहां से बस ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद अब मैं बता दूं कि फिर तो उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अलग हुए हैं, उसका अभी मैं बस इन शॉर्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये अपने को याद रखना है कि जो दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ये पोर्तुगीज टेरिटरी था, और जो पुडुचेरी था वो था फ्रेंच टेरिटरी। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन से पोर्तुगीज टेरिटरी थे और कौन से फ्रेंच टेरिटरीज था। ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो गई, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये या एक बार याद रखना जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो 1956 का था। ठीक है।
तो इस वाले एक्ट के थ्रू यहाँ तो बन गए 14 स्टेट, लेकिन अभी इतने सारे जो स्टेट्स फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, जो यूटीज है वो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो उसमें बेसिकली क्या था कि जो 1960 का टाइम था, ठीक है, 1960 में अगर आप देखो, इस वाले में देखो आपको कहीं ये दिख रहा है क्या, कहीं केरला या कहीं गुजरात या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये सब स्टेट्स आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको कहीं कर्नाटका नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें तो ऐड हुई हैं इसमें। तो सबसे पहला जो इन 14 स्टेट्स के बाद जो 15th स्टेट हमारा बना, वो हुआ बॉम्बे को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक बना महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरा हमारा क्या बना, गुजरात, जिसमें यहाँ पे गुजराती स्पीकिंग पीपल को एक जगह रखा गया और मराठी स्पीकिंग पीपल को एक जगह रखा गया। तो ये मैंने ना बेसिकली ये आपको एक लिस्ट दे रखा है कि पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली आया, फिर उसके बाद गोवा दमन एंड दीव, फिर उसके बाद नागालैंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये ना एक बार ये याद रखना है, ये जो सीरीज है ना जिस तरीके से वो। उसके बाद फिर एक छोटा सा चीज यहाँ पर मैं और आपको बता दूं, वो है नेम चेंज का, स्टेट्स का नेम चेंज। वो कौन सा स्टेट था जिसका सबसे पहले नेम चेंज हुआ था? इसका आंसर देना बहुत आसान है, ठीक है, जो लोग मजाक में भी अगर इसका आंसर लिख करके चले आएंगे तो उनका सही हो जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा जो इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश का, इंग्लिश में यूपी, पहले भी अभी भी। पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। ये कब हुआ है? 1950 में। उसके बाद फिर तो ये जो चीज है नेम चेंज की वो कंटिन्यू चलती रही। जैसे फिर 1969 में जो मद्रास था वो तमिलनाडु हुआ, फिर उसके बाद 1973 में जो मैसूर था वो कर्नाटका बन जाता है, फिर ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो इस वाले में इस चैप्टर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बस अपने को अगर 4 आर्टिकल जो है ना, अगर हम लोग वो ध्यान में रखें, जो 4 आर्टिकल है वो ध्यान में रखना है, और कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है 368 में, कहाँ नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम में इनसे ज्यादा बाहर कहीं भी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ये जो 14 स्टेट्स है ना, इसको एक बार अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, क्योंकि फिर ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो हमारा टेरिटरी था इंडिया में या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो कौन कौन से स्टेट्स, 14 स्टेट्स बने थे, ठीक है। उसमें से एक दो ऑप्शन में रहते हैं इसमें से, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।